हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स किया था जो कि बेस्ड था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हीट प्रोड्यूस करना। जैसे क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़े दो, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक और चैप्टर क्लास 7 में होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही ये एक टॉपिक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग मतलब क्या, हीट प्रोड्यूस करना। इससे इलेक्ट्रिक करंट यूज करके हीट प्रोड्यूस करना, इसको कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी क्या होता है, देखो देखो हम लोग किसी भी सर्किट में जब बैटरी लगाते हैं, बैटरी क्या होता है, बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर ये सर्किट बनाए यहाँ पे अगर एक सर्किट बनाए ऐसे, ये एक मान लो एक वायर है। अब इस वायर को यहाँ पे बस जूम करके देख रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही एक वायर है, इसके अक्रॉस में एक बैटरी लगाते हैं। ठीक है, ये एक बैटरी लग गया। तो ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब ये बैटरी क्या करता है, बैटरी क्या करता है, सर्किट को प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे होता है, देखो, बैटरी के अंदर में होते हैं केमिकल्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता रहता है। और उस केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, ये जो बैटरी है ना, बैटरी के दोनों टर्मिनल में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। कौन करता है, यही सेल खुद ही जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, सेल या फिर बैटरी के दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको कंटिन्यूसली मतलब फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, चार्ज जो है, उसको अगर कंटिन्यूसली फ्लो कराना है, मतलब करंट को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ पे कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई होना चाहिए। अब ये कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई कहाँ से आएगा, यही बैटरी सप्लाई करेगा। तो ये जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा कंटिन्यूसली, वो एनर्जी जाएगा कहाँ, वो एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी होते हैं जो कि यूजफुल वर्क, जैसे कि अगर इस सर्किट में कहीं पे अगर फैन कनेक्टेड होगा तो उस फैन को घुमाने में यूज होगा। और कुछ एनर्जी जो होता है वो इस सर्किट में हीट के फॉर्म में डेवलप होता है, मतलब हीट के फॉर्म में निकल जाता है सराउंडिंग में। ठीक है, अब वो जो हीट के फॉर्म में निकल गया, वो कुछ ही एनर्जी होता है इस बैटरी का, कुछ ही मतलब बहुत ही कम एनर्जी होता है जो कि हीट के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, अगर इस सर्किट में फैन नहीं लगा होता, कि बहुत सारे रेजिस्टर्स लगा दिया गए होते, और ये जो सर्किट होता है प्योरली रेजिस्टिव होता है, इसमें कोई डिवाइस नहीं लगा होता, खाली रेजिस्टर्स लगा होता, तो जितना भी यहाँ पे एनर्जी खर्चा होता वो सारा का सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में दिखता। ठीक है, तो ये बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो करंट है, तो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब करंट है यहाँ पे, करंट के कारण यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ heat due to the flow of due to the flow of current through a conductor is called heating effect of electric current। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उस सर्किट में कुछ हीट भी प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लो चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ठीक है, और इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। कितना अमाउंट करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है। और मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, Q चार्ज है, जिसको यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराने में इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है W। ठीक है, और ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसको टाइम लग रहा है T टाइम।
टी टाइम में अगर एक चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। किसको वर्क डन करना पड़ेगा? बैटरी को। और ये जो वर्क डन कर रहा है वो कैसे वर्क डन करेगा? मतलब जितना एनर्जी खर्च करेगा उतना एनर्जी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराने में यूज होगा, मतलब वर्क डन में यूज होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? जो वर्क डन है वो वर्क डन कितना होना चाहिए? W इक्वल्स टू V इंटू क्यू के बराबर होना चाहिए। क्यों भाई? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है? W बाई क्यू होता है। तो W इक्वल्स टू क्यू को इधर ले आओ, V इंटू क्यू होगा। तो V इंटू क्यू अमाउंट में वर्क डन करना होगा एक चार्ज को टी टाइम, एक चार्ज को मूव कराने में यहाँ तक। ठीक है, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही एनर्जी यहाँ से खर्च होगा, मतलब जितना वर्क डन उतना एनर्जी खर्च होगा। ठीक है, तो वर्क डन एनर्जी के बराबर हो गया ना यहाँ पे, तो इतना अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा। अब बताओ W इक्वल्स टू V इंटू क्यू की जगह क्या लिख दें? क्यू होता है, फॉर्मूला होता है करंट का, जो फॉर्मूला आता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई टी। तो यहाँ पे लिख दूं I इंटू टी। अब अगर ओम्स लॉ की बात सुने तो बाय ओम्स लॉ क्या होता है, इसको एक क्वेश्चन दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, बाय ओम्स लॉ ये होता है V इक्वल्स टू आई आर। सो इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा? इक्वेशन 1 में इसको यूज करें तो क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू, यहाँ पे V की जगह लिख देंगे आई आर, तो आई आर इंटू आई टी। तो यहाँ पे W हो गया कितना? I इंटू, यहाँ पे दो आई हैं मतलब आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। किसको इतना वर्क डन करना पड़ेगा? बैटरी को। और जितना वर्क डन करेगा बैटरी चार्ज को मूव कराने के लिए उतना ही एनर्जी खर्च करेगा, मतलब ये जो वर्क डन है वो एनर्जी खर्च करेगा, मतलब एनर्जी ही है। अब ये जो एनर्जी खर्च करेगा वो एनर्जी किस में दिखेगा? वो ये एनर्जी दिखेगा हमको हीट के फॉर्म में, क्योंकि ये जो सर्किट है ये प्योरली अगर रेजिस्टिव होगा तो जितना एनर्जी ये खर्च करेगा वो सारा का सारा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जितना भी चार्ज को मूव कराने के लिए ये वर्क डन करेगा उतना एनर्जी खर्च करेगा, और जितना एनर्जी खर्च करेगा वो एनर्जी हमको दिखेगा हीट एनर्जी के फॉर्म में, मतलब यही वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको मिटाते हैं, रुको। तो दिस वर्क डन is equal to the energy, क्या लिखें? expended by the battery and the energy expended by the battery is converted into heat। सो इसका भी एक नाम दे देते हैं इस इक्वेशन का, एक इक्वेशन 2। ठीक है, सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन 2 को? W की जगह लिख देंगे हम लोग हीट, मतलब H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये आ गया फॉर्मूला। W की जगह हीट लिख दे, क्योंकि W जो है वो वर्क डन है, और जितना वर्क डन उतना एनर्जी खर्च होगा, और जितना एनर्जी खर्च हुआ है वही एनर्जी हीट के फॉर्म में दिखेगा, मतलब H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया हीट प्रोड्यूस होता है। कितना हीट प्रोड्यूस होता है? टी टाइम। टी टाइम यहाँ पे क्या है? कितना टाइम के लिए ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब कितना टाइम में जा रहा है वो चार्ज। ठीक है, वही है टाइम यहाँ पे। इसको एक नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इक्वेशन 3 दे देते हैं। इक्वेशन 3 इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बात भी याद रखना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन से एक चीज देखो, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? ये पहले था क्लास 10th में, पूरा इसके नाम से टॉपिक था, अभी नहीं है टॉपिक इसके नाम से, बस इसी में ही इसको बता दिया गया कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है। ठीक है, अब देखो ये जो है फॉर्मूला जो है
इसमें अगर मैं करंट, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट को अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो जो हीट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टर ले लूं, मतलब रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट रख दूं, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के स्क्वायर के। और टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा, कितना ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट के लिए जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी सर्किट में वो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टर के। और वही अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देखें तो उसके लिए जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। ठीक है, और हीट जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, कितना ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से ये बताता है कि, अब इसको लिखें, मिटाते हैं पहले इसको। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear that H is proportional to I square, यहाँ पे लिख देंगे for a constant for a given value of resistance, मतलब अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तब ये, एंड H is proportional to R for a given value of current। ठीक है, एंड H इज प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, मतलब जितना ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहां से निकल के आता है, II ट्रिपल आई, ये तीन चीजें। ठीक है, कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, करंट के स्क्वायर के बराबर हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा टाइम के लिए फ्लो करेगा करंट उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये देखे होंगे हम लोग, इसको कहाँ पे देखते हैं डेली लाइफ में, कहाँ पे देखते हैं, देखो किसी भी डिवाइस में, जैसे कि हमको फैन चलाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम तक जब हम लोग फैन चलाते हैं तो फैन भी हीट हो जाता है ना, कि हमको हीट चाहिए फैन चलाने में। भाई जितना एनर्जी हम खर्चा कर रहे हैं वो एनर्जी किसके फॉर्म में दिखना चाहिए, उस फैन को घुमाने के लिए बस, मतलब वहाँ से हवा आना चाहिए। ठीक है, उसमें हीट डेवलप होगा तो वो, या फिर हीट में कन्वर्ट हो जाएगा वो एनर्जी, तो वो हमारे कोई काम का नहीं है, तो वो एनर्जी लॉस हो रहा है वहाँ पे हीट एनर्जी के फॉर्म में। ऐसे अगर हम लोग जब फ़ोन चार्ज करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक जब चार्ज करते हैं फ़ोन तो चार्जर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो वो चार्जर हीट हो जाएगा तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें नुकसान ही है। ठीक है, तो चार्जर क्या करना चाहिए, वो करंट को उसके थ्रू फ्लो करने देना चाहिए, बस इतना काम होना चाहिए, लेकिन चार्जर हीट हो जाता है। अब ये हीट होता क्यों है, इसके लिए। ठीक है, चार्जर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, उसका एडेप्टर का। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होता है वो खर्च हो जाता है हीट के फॉर्म में। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे बल्ब जल रहा है तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, उसका जो वायर होता है वायर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो कि सिलेबस में है, तो इसको मिटाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। Practical application of heating effect of electric current। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से जो हीट प्रोड्यूस होता है इसका कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन जहाँ पे हम लोग देखते हैं वो उसको देखते हैं। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट को यूज करके। ये नुकसान हो रहा था ना कि किसी भी सर्किट में जब कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता था जो हमारे काम का नहीं था। तो ये जो, इसको क्या यूज कर सकते हैं, कोई और मेथड होता है जिसमें हीटिंग इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, तो हाँ होता है। और वो क्या होता है, देखो हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, यही इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है वो आयरन हीट होता है और उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेस कर पाते हैं कपड़ा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है।
इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, जो खाना बनाने के लिए यूज होता है, उसमें यूज होता है। इलेक्ट्रिक ओवन में यूज होता है। गीजर में यूज होता है। गीजर मतलब जो पानी गर्म करने के लिए यूज होता है, ठीक है, सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो उसको गर्म करने के लिए जो यूज होता है, जो डिवाइस, उसको कहते हैं गीजर, उसमें यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है? ऐसे बहुत जगह पे यूज होता है जिसमें हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होता है बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी तो यूज नहीं होता, अभी एलईडी बल्ब यूज होता है। इससे पहले सीएफएल यूज होता था, उससे पहले यूज होता था, अभी भी कहीं कहीं पे यूज होता है। वो एक 100 वाट का बल्ब आता था, रेड कलर का, ठीक है। मतलब कलर तो रेड नहीं होता था, वो ग्लो करने के बाद रेड दिखता था, रेड या फिर ऑरेंज कह सकते हैं, येलो ऑरेंज, येलो ऐसे दिखता था, तो उसमें यूज होता है। अब बल्ब में कैसे यूज होता है देखो, पहला इसका यूजेस होता है, बल्ब में हम लोग को देखने में मिलता है बल्ब। अब बल्ब क्या होता है देखो, ये जो बल्ब होता है ऐसे, बन ही नहीं रहा ठीक से। ऐसे मान लो ये एक बल्ब है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक फिलामेंट लगा हुआ आता है। फिलामेंट कैसे होता है, फिलामेंट ऐसे करके ऐसे होता है। अब ये जो फिलामेंट है, ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग फिलामेंट। और ये फिलामेंट बनता है किससे, कहते हैं टंगस्टन। टंगस्टन, ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट बनता है टंगस्टन से। टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक मेटल है, ये एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई मतलब कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा। इतना हाई टेम्परेचर पे भी ये मतलब टूटता नहीं है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण जब भी इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हीट जो प्रोड्यूस होगा, ये तो टूटेगा नहीं ना इजीली, तो हीट प्रोड्यूस होगा और बहुत ही कम अमाउंट में लाइट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं एज ए बल्ब, ठीक है। तो ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट में यूज कौन से मटेरियल से बनता है, टंगस्टन से बनता है, टंगस्टन मेटल से। इसका इसी को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब फिलामेंट अगर इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो अगर ये टूट जाएगा तो काम का नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा लास्टिंग करना चाहिए। अब ये ना, जब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ग्लो करेगा, तो क्या होता है, ये एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके ये टूट जाता है इजीली। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ग्लास, कांच का जो होता है कवरिंग होता है, ठीक है। अब वो कवरिंग जो होता है उसके अंदर एयर ना जा पाए, इसीलिए लगाया गया होता है। तो इस ग्लास के अंदर कुछ गैस भरे हुए होते हैं, ये ग्लास कवरिंग जो है ना, उसके अंदर कुछ गैस भरे हुए होते हैं जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो रिएक्ट नहीं करते, मतलब इनएक्टिव गैसेस। क्या कहते हैं, इनएक्टिव गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गन, ये दोनों गैस ही ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं इसमें, ठीक है, नाइट्रोजन, आर्गन। अब इन दोनों गैस को जब यूज करते हैं तो ये नॉन रिएक्टिव है, मतलब इनएक्टिव गैसेस हैं। तो ये क्या होता है, सेफ रहता है बहुत, इसका मतलब लाइफ जो होता है, लॉन्गेविटी होता है, वो बढ़ जाता है, लाइफ सेल्फ, इसका शेल्फ लाइफ जब बढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिन तक ये चलता है, काम का आता है, ठीक है। तो ये हो गया बल्ब में कैसे होता है, क्या यूज होता है। ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें जो मेटल यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। अब वो क्यों यूज होता है, जो टंगस्टन यूज होता है उसको ही क्यों यूज करते हैं, कोई दूसरा मेटल यूज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये बता देना, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट का होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। ये हो गया बल्ब का, ठीक है। और एक है फ्यूज। फ्यूज देखा हुआ, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज, फ्यूज क्या होता है। फ्यूज होता है देखो, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। फ्यूज क्या है देते हैं, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस which is connected in series। अब फ्यूज के बारे में तो डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लास्ट टॉपिक में फ्यूज का यूज है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज है इसका, तो उसमें वहाँ पे इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी इसको पढ़ रहे हैं कि ये हीटिंग डिवाइस है, हीटिंग एलिमेंट जो है
मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसके ऊपर बेस्ड एक डिवाइस है जो कि सेफ्टी डिवाइस होता है। ये हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। जो ये होता है ना, क्या होता है इसमें, बहुत ही एक लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर यूज होता है। जो वायर बना होता है कॉपर से या फिर एल्यूमिनियम से बना होता है, आयरन से भी बना हुआ होता है, और एक एलॉय से भी बनता है। टीन और लेड का जो एलॉय होता है उससे बनता है, ये बनता है। इसमें वायर जो यूज होता है वो वायर बनता है कॉपर का, फिर एल्यूमिनियम का, आयरन का, या फिर टीन लेड एलॉय का। तो इन सब चीज़ों से बनता है। तो ये जो फ्यूज होता है ये लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर यूज करता है। पॉइंट पावर लिखने, पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट वाले वायर यूज करते हैं। इसमें बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब जब ये सर्किट में, मतलब ये एक सेफ्टी डिवाइस कैसे है, देखो ये सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है और उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे कि ये जो फ्यूज है इसका फिक्स्ड रेटिंग होता है, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, ऐसे इसका रेटिंग होता है। मतलब ये जो फ्यूज है ना, इतना रेटिंग होता है। तो उस फ्यूज में जो वायर यूज होता है ये सारे जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट वाले वायर होते हैं। अब अगर मान लो एक फ्यूज है जिसका रेटिंग है 5 एम्पियर है, तो उस सर्किट के थ्रू, उस फ्यूज के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर सकता है। 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करते ही उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, और जो कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट का है इसलिए उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो वायर क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। मतलब सर्किट में ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लो एक हमको यूज करना है, एक इलेक्ट्रिक आयरन यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक आयरन यूज करने के लिए हमको पावर, उसका रेटिंग मान लो 1000 वाट का पावर है एक इलेक्ट्रिक आयरन का। तो उसको कितना अमाउंट में करंट चाहिए, मैक्सिमम कितना करंट चाहिए, वो 4 से 5 एम्पियर का करंट चाहिए होगा। जैसे कि अगर हमारे घर में 220 वोल्ट का करंट आता है, तो और जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका पावर, ये वोल्टेज इतना है और उसका पावर जो है वो 1000 वाट है। पावर अभी पढ़ेंगे, नहीं पढ़े हैं, इतना है। तो इसको कितना करंट चाहिए, आई इक्वल्स टू ये होता है पी बाई भी होता है। अभी पढ़ेंगे पी इक्वल्स टू भी आई होता है, वो फॉर्मूला अभी बता दे रहा हूँ। बस पावर कितना है 1000 डिवाइडेड बाई 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट जितना भी होगा। तो इतना जब आएगा तो इसको कितना, इतना एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन को यूज करना है हमको किसी भी सर्किट में, तो मैक्सिमम कितना करंट चाहिए होगा, 5 एम्पियर से ज्यादा चाहिए होगा। तो उस सर्किट में कितने करंट रेटिंग का फ्यूज यूज करना होगा, 5 एम्पियर। अगर जिस सर्किट में इसमें मान लो इसमें जितना 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उस सर्किट में 3 एम्पियर का एक फ्यूज यूज करते हैं, और डिवाइस हमको चाहिए जो कि 4 एम्पियर पे काम करेगा। तो उस सर्किट में 4 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये जो फ्यूज होगा वो 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे फ्यूज टूट जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। मतलब फ्यूज में जो वायर यूज होगा वो वायर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और ये सेफ हो जाएगा, मतलब बच जाएगा, ठीक है, खराब होने से बच जाएगा। तो ये एक फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है, जो कि हमारे घर में जो शॉर्ट सर्किट या फिर एक्स्ट्रा करंट फ्लो करने की वजह से जो होता है, जो खराब हो जाता है डिवाइसेस, उसको बचाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, देखो पावर के बारे में तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। पावर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन होता है ना। इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो जितना वर्क डन होता है उतना एनर्जी भी खर्च होता है ना। जैसे पावर मतलब क्या है, इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी डिवाइस कितना टाइम में कितना काम कर पाएगा उसको पावर कहते हैं। कम टाइम में अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो उसका पावर ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम में अगर कम काम कर रहा है तो उसका पावर
कम है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कितना एक डिवाइस, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं था, तो एक डिवाइस कितना टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर पाएगा, वो है इसका इलेक्ट्रिक पावर। और जितना वर्क डन करेगा उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो खर्च करेगा। मतलब इसको और एक तरीके से डिफाइन करते हैं, और इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करेगा ये, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन के बेसिस में फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, इस बेसिस में लिखे तो। अगर इसके बेसिस में लिखे तो क्या होगा, और P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ये दोनों पावर के फॉर्मूले होते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये दोनों इसके फॉर्मूले होते हैं। अब देखो इसी फॉर्मूले से आगे इसको और भी पावर के फॉर्मूले होते हैं जो उसको जिसको हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या होगा, P इक्वल्स टू W इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन अगर हमको ये पता है, यहां से लिख देते हैं, बट वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू क्यू, अभी अभी पढ़े हैं क्या होता है, W इक्वल्स टू V इक्वल्स टू W बाई क्यू होता है, तो W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। सो पावर क्या हो जाएगा, W की जगह लिखो V क्यू डिवाइडेड बाय T हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा, V को अलग कर दूं, Q बाई T लिखूं तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। P इक्वल्स टू V इंटू क्यू बाई टी क्या होता है, यही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, VI। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट को हम लोग कहते हैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। एक फॉर्मूला ये इक्वेशन दे देते हैं, एक ये 2 और एक ये हो गया 3। और भी इसके फॉर्मूले होते हैं, देखो फ्रॉम ओम्स लॉ से हमको क्या पता है, V इक्वल्स टू होता है IR। सो इक्वेशन 3 को अगर यहाँ पे यूज करें तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V के जगह लिखेंगे IR इंटू आई, मतलब P इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू आई स्क्वायर R। ये पावर का एक और फॉर्मूला हो गया जो कि फोर्थ फॉर्मूला है, ठीक है। अगेन I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय R होता है। सो यही ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू क्या होगा, V बाय R होगा ना, R को इधर ले आओ तो V बाय R होगा। तो इसको अगर यूज करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू आई के जगह लिखेंगे V बाय R, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा आई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू R। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R। ये भी पावर का फॉर्मूला, जो कि फिफ्थ फॉर्मूला। टोटल पावर के कितने फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक और चीज है, इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट तो हम लोग बात ही नहीं करें यूनिट का, तो इसका पावर का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो होता है इस फॉर्मूले से अगर देखें तो क्या होगा, वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर सेकंड, और इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वाट, WATT, और वाट W, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। अरे इसमें पूछता है कि पावर कब 1 वाट होगा, 1 वाट का पावर कब होगा, मतलब कब कहेंगे एक डिवाइस का जो पावर है उसको 1 वाट कब कहेंगे, मतलब वाट का डेफिनेशन ये पूछता है, वाट का डेफिनेशन। देखो व्हेन, यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले देखो, W इक्वल्स टू 1 जूल जब होगा और टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड होगा, W 1 जूल होगा, टाइम 1 सेकेंड होगा, तो पावर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब ये हो जाएगा 1 वाट। इसी को डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करते हैं, इसी को कहते हैं वाट या फिर 1 वाट। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, कैसे डिफाइन करोगे भाई, लिखो व्हेन 1 जूल when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in 1 second, then the power is said to be 1 watt, और सिंपली खाली वाट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये वाट का डेफिनेशन होता है जब 1 जूल का वर्क डन होता है या फिर 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम होता है, क्योंकि जूल तो एनर्जी का भी यूनिट है ना,
और डेफिनेशन तो जितना वर्क डन होता है उतना एनर्जी खर्च हो जाता है ना, कंज्यूम होता है। तो हम लोग लिखते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज सेड टू बी 1 वाट, या फिर कह सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड देन द पावर इज सेड टू बी 1 वाट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर का हो गया। अब देखो इसको मिटाएं क्या, मिटा देते हैं। यहां से देखो, यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। कैसे, देखो ये पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम हो गया, तो एनर्जी इक्वल्स टू कितना होगा, एनर्जी को एक साइड में रखो, टी को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये हो गया पी इंटू मतलब पी इंटू टी। एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, पी इंटू टी। तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो जूल इक्वल्स टू क्या होगा, पावर का यूनिट होता है वाट, टाइम का यूनिट होता है सेकंड में, तो जूल इक्वल्स टू वाट इंटू सेकंड होगा। ठीक है, अब देखो पावर जो होता है ना, पावर का यूनिट जो वाट है, वाट बहुत ही छोटा यूनिट है, इसके बड़े बड़े वैल्यू होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वाट का जो यूनिट यूज करते हैं वो एक यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं किलो वाट। क्या कहेंगे, किलो वाट। किलो वाट, किलो वाट मतलब पावर का लार्जर यूनिट, और ज्यादातर यही किलोवाट यूज होता है। किलोवाट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग के डब्ल्यू लिखते हैं, इसे स्मॉल के लिखते हैं ऐसे, किलोवाट लिखा जाता है। किलोवाट मतलब पावर का यूनिट, लार्जर यूनिट, तो जो ज्यादातर यही किलोवाट यूज होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर का लार्जर यूनिट लिखूं तो जूल इक्वल्स टू क्या होगा, लार्जर यूनिट मतलब ये हो जाएगा किलोवाट, और टाइम का भी लार्जर यूनिट लिखूं तो ये हो जाएगा आवर। तो जूल इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, किलोवाट आवर के मतलब एनर्जी का जो यूनिट जूल होता है वही एनर्जी का एक और यूनिट होता है किलोवाट आवर। इसको कहते हैं क्या, किलोवाट आवर, के डब्ल्यू एच, ये एनर्जी का यूनिट होता है, और इस यूनिट को कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, के डब्ल्यू एच भी होता है, इसी यूनिट को कहते हैं एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये जो के डब्ल्यू एच है इसको कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। और ये यूज कहाँ पे होता है, जो इलेक्ट्रिक बिल आता है ना हमारे घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी जितना यूज करते हैं महीने में, उसका एक बिल आता है, तो वो जो बिल आता है उसमें लिखा होता है के डब्ल्यू एच। अब के डब्ल्यू एच अगर नहीं पता तो इसी के डब्ल्यू एच को कहते हैं यूनिट, मतलब 1 के डब्ल्यू एच इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। ये तो पता है ना कि इस महीने हम लोग 400 यूनिट का बिजली यूज कर रहे हैं, ये ऐसे लिखा होता है ना लिखा नहीं होता है, कहते हैं। तो यूनिट जो होता है वो 1 यूनिट मतलब 1 के डब्ल्यू एच होता है। ठीक है, तो एक के डब्ल्यू एच को कहते हैं 1 यूनिट। तो कितना यूनिट का यूज करते हो, यूनिट के हिसाब से कॉस्ट पड़ता है, मतलब पर यूनिट, जैसे कि अर्बन एरिया में पड़ता है 5 से लेकर 7 रुपए के बीच में होता है पर यूनिट। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग पे करते हैं। तो के डब्ल्यू एच क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। अब इस कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को, के डब्ल्यू एच को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, कितना जूल होगा, एक के डब्ल्यू एच मतलब कितना जूल होगा। देखो इस दोनों के बीच में एक रिलेशन है, इसको मिटाओ, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल और कॉमर्शियल यूनिट होता है के डब्ल्यू एच। इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो, 1 के डब्ल्यू एच इक्वल्स टू कितना होगा, 1 के डब्ल्यू एच। के डब्ल्यू मतलब क्या होता है, किलो वाट। किलो वाट मतलब, किलो मतलब कितना होता है भाई, 1000 वाट को कहते हैं 1 किलो वाट। अरे भाई 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट, किलो मतलब 1000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 1 किलो वाट, तो किलो वाट की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1000 वाट। और 1 आवर मतलब कितना सेकंड होता है, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये कितना होगा 1000 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा, कितने तो जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो मैं इसको 10 टू द पावर 5 पहले लिख देता हूँ। फिर है 6 इंटू 6 इंटू 1, मतलब ये हो जाएगा 36, तो ये हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड क्या है भाई, वाट इंटू सेकेंड है जूल। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 टू द पावर
डेसिमल लगाए हैं ना, तो यहाँ पे पावर पे एक नंबर बढ़ेगा, मतलब ये 10⁶ वाट इंटू सेकंड की जगह जूल लिख सकते हैं। मतलब 1 kWh इक्वल्स टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देखो इन दोनों के बीच में कन्वर्जन आ गया। 1 kWh मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इतना एनर्जी खर्च करते हैं हम लोग। भाव सोचो कि 1 यूनिट जब हम लोग बिजली यूज करते हैं तो 36 लाख जूल का यूनिट 36 लाख जूल एनर्जी खर्च करते हैं 1 यूनिट में, और हम लोग महीने में 400, 500, 1000 यूनिट खर्च कर देते हैं, उससे ज़्यादा भी होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है kWh, और जूल होता है ऐसा यूनिट। हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे इस जो टॉपिक अभी डिस्कस करें उसके ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए बाय।